हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे, बच्चों की डिमांड आई कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करा दीजिए अपने चैनल पर। तो इसलिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहा हूँ। देखो, पहली बात आप ये समझो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक यानी चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, तो इसीलिए जो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो इसके जो भी चैप्टर्स आएंगे वो पार्ट्स में आएंगे। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट पार्ट हमारा अपलोड हो चुका है। ठीक है। और जो भी ये हैंड रिटन में है, मैं इसके एक पीडीएफ बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर साथ के साथ नोट करते हैं और सही से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ईजी लगेगा। बहुत ईजी टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा पहले एक स्टोरी टाइप में समझाता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जहां से भी हमारी कंपनी फंड रेज करती है, कहीं से भी कुछ कंपनी या बिजनेस हमारा फंड लाता है, पैसा लाता है, तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट या किसी भी तरह का एक कंपनसेशन तो देना ही देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो कंपनसेशन हम उस लोन के अमाउंट पर या फिर जहां से भी फंड लिया उस पर डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि उस फंड से ज्यादा जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है, और उस कॉस्ट, वही कॉस्ट हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या आएगी। ठीक है, मैंने देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपका न्यूमेरिकल पार्ट ही कवर कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी का पार्ट नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इसमें थ्योरीज उतनी ही कराऊंगा जितना आपके मतलब के होंगे न्यूमेरिकल समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। देखो, कंपनी में रेज फंड थ्रू डेट्स। देखो, कंपनी डेब्ट से भी ला सकती है, इक्विटी से भी ला सकती है, इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर से, कहीं से भी पैसा ला सकते हैं। ठीक है, और ये रिटेन अर्निंग को भी यूज कर सकते हैं। अब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, जो हमने पैसा रिटेन, हमारी कंपनी ने पैसा रिटेन कर रखा है, शेयर होल्डर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ईच कंपोनेंट हैज कॉस्ट ऑफ द कंपनी। हर कंपोनेंट एक कंपनी पे कॉस्ट चार्ज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझ आया कि कहीं से भी कंपनी फंड रेज करेगी, उस फंड के ऊपर जो भी हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगी उसको हम उसकी कॉस्ट मानेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आज की जो हमारी क्लास कवर होने वाली है वो देखो इन टॉपिक्स में होने वाली है। आज मैं आपको कराऊंगा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। आज मैं आपको ये दो टॉपिक कवर करा दूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट्स और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अब बच्चा कहता है सर दो ही टॉपिक क्यों? बेटा देखो, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली क्लास मैंने आज स्टार्ट करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप यूज टू हो, आप मेरे से यूज टू हो गए, मेरी बातें आपको समझ। क्योंकि देखो, कभी हम किसी नए टीचर के अगर उसमें जाते हैं समझने में, या नए टीचर के साथ हम जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा ना एक दो क्लास का टाइम लगता है, उसकी लैंग्वेज को लेके और उसके पढ़ाने के तरीकों को लेकर थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आज हम दो टॉपिक करेंगे और दो टॉपिक काफी सफिशियंट होंगे, मजा आएगा आपको। आ जाइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट्स। डेट्स का मतलब यहां पर मेरा लोन से है। अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है, कोई भी कंपनी लोन लेती है, तो वो उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करती है। अब बच्चा कह रहा सर ये क्या बात हुई, इसमें क्या है, अगर हमारा लोन का रेट 14% है, 14% लोन, तो उसकी कॉस्ट हो गई 14%। इसमें है क्या, अगर लोन 16% का है तो उसकी कॉस्ट हो गई 16%। बच्चा कहता है इसमें नई बात क्या बता रहा हो? बेटा नई बात है। अब बात को समझ के देखो, आप एक कॉमर्स फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हो, आप नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि 14% है तो उसकी कॉस्ट 14%, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक कॉमर्स फील्ड में इतने आगे निकल चुके हो, आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। देखो, जो भी आप 14% या 16% का लोन का अमाउंट दे रहे हो, 16% दे रहे हो, उस पे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने का मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका टैक्स की जो है उसकी पेमेंट सेव हो रही है, यानी टैक्स सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो एक्चुअल में हमें परसेंटेज ऑफ लोन का इंटरेस्ट दिखेगा उसकी कॉस्ट उतनी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो टैक्स सेव हो रहा है वो टैक्स उसकी कॉस्ट का रिडक्शन करेगा। बच्चे कह रहे सर बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं देखो, यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बातें थ्योरिकली लिखा है। कंपनी में रेज
लोन फ्रॉम बैंक और अदर सोर्सेज, हो सकता है कंपनी लोन बैंक से ले या अदर सोर्सेज ले, इट हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको पता है। लोन जो है, यहां से ध्यान देना, लोन जो है वो इंटरेस्ट और लोन जो है वो एक तरह से एक्सपेंस मान के चलते हैं, ठीक है, और ये चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी कि लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो पेमेंट होती है, यानी इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने का मतलब है वो बिजनेस के प्रॉफिट पे चार्ज होगा, और अगर बिजनेस के प्रॉफिट पे चार्ज होता है इट मींस हमारे प्रॉफिट को वो रिड्यूस कर रहा है, और जैसे प्रॉफिट रिड्यूस करेगा, देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू टैक्स सेविंग, और वो हमारे टैक्स को क्या करेगा, सेव करेगा। यानी जो मुझे दिख रहा होगा कि मुझे 16% की पेमेंट करनी पड़ रही है, वो एक्चुअल में 60% की कॉस्ट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे टैक्स को भी उसने कम कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का यहां पर एक फॉर्मूला मैंने दिया है, फॉर्मूले दो दिए हैं बेसिकली। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी आपने इंटरेस्ट दिया है, 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई 100। आप ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स का रेट, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब बच्चा कहता है सर एक क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। देखो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे देखना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो कि एक लोन लिया गया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख का एक लोन लिया गया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से, जहां से भी लोन लिया उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ इस तरह से बातें करी है। उन्होंने कहा है कि अप टू 3 लाख 10% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एबव 3 लाख 12% का, यानी एबव 3 लाख का मतलब होता है जो नेक्स्ट आपके 2 लाख रुपीज हैं उसके 12%, यानी इस 5 लाख को दो पार्ट में क्वेश्चन ने डिवाइड कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो आपके 3 लाख हैं इस पे एट द रेट ऑफ 10% देना पड़ेगा, और जो आपके 2 लाख रुपीज हैं इस पे एट द रेट ऑफ 12% देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर समझ में आ रही है। तो अब कह रहा है कि टैक्स का रेट 40% है, आपसे पूछता है कि मुझे एक वर्ड में बताओ कि मेरी कॉस्ट ऑफ लोन कितनी है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कितनी है। आपसे पूछता है कि भाई देखो 3 लाख 10% और 2 लाख 12%, आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लोन कितना है मेरे लिए, एक अमाउंट बताओ मुझे, ये दो अमाउंट समझ नहीं आ रहा। आप ठीक है, आप ग्रेजुएट होके आए हो, आप बताओ। तो आपने कंपनी वाले को समझाया कि आपने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे एक फॉर्मूला से निकालोगे। सबसे पहले तो आप उससे बोलोगे कि देखो आप सबसे पहले फाइंड कर लो कि टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा बताओ। 3 लाख रुपीज का 10% बोलो यस, प्लस 2 लाख रुपीज का 12% बोलो यस, यही तो जाएगा। ये कितना हो गया 30,000, और यहां पर कितना हो गया 24,000, बोलो यही हुआ, ठीक है। अब ये बताओ कि ये मिला के टोटल कितना गया, टोटल गए आपके 54,000, टोटल इंटरेस्ट 54,000 है। अब बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूं, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये वाला, ठीक है, नहीं लगा सकता, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं ऊपर वाला इसमें लगाता हूं, करें तो चलिए 54,000 आ गया। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूं और देखता हूं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं कॉस्ट ऑफ डेट का, मैंने अभी आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में अमाउंट ऑफ लोन और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 54,000 रुपीज, ठीक है, 1 माइनस टैक्स। आप टैक्स की परसेंटेज नहीं लेनी है, टैक्स कितने परसेंट है 40%। अब 40% को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.40 आ जाएगा, बोलो अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो यही तो आएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया, लोन का अमाउंट कितना है टोटल 5 लाख रुपीज और मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 60% बचेगा, 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 32,400 डिवाइडेड बाई 5 लाख और मल्टीप्लाई 100। तो इट मीन्स ये आ गए इफेक्टिवली 6.48%। अब बात को समझना बेटा, देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ ले गया आपको।
आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10% अलग है, 12% अलग अमाउंट पे है, और इफेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारी फर्म के लिए यानी हमारे बिजनेस के लिए उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन कितने परसेंट, 6.48%, 6.48%। ठीक है, ये क्यों डिडक्ट हुआ? क्योंकि बेटा 40% का इसने टैक्स सेव किया। तो देखो टोटल इंटरेस्ट आपके कितने गए, 54,000, जिसमें से टैक्स सेविंग हो गई 40% रुपीज की, 40% की। तो आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट, जो पेबल इंटरेस्ट जो आपके अकाउंट से गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो इंटरेस्ट एक्चुअल में जाएगा वो 32,400 का गया, और आपने मल्टीप्लाई किया तो 6.48% आ गई। ठीक है, ठीक है सर, कुछ कुछ बातें तो क्लियर हुई। अगर बेटा आपको क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को दोबारा से वहां से प्ले करके देख सकते हैं कि क्या कैसे मैंने कैलकुलेशन की है। एक क्वेश्चन और है, आपको और सही समझ में आने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसको देखेंगे ध्यान से। एक कंपनी है, मान लेते हैं, आप समझो कि आपसे कोई ऐसे जनरली पूछ लेता है कि भाई तू कॉस्ट ऑफ कैपिटल तू तो ग्रेजुएशन कर रहा है। अब देखो ग्रेजुएशन में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बीकॉम का नाम ले रहा हूँ, बीबीए का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सीए, सीएमए, सीएस का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर एफएम है, तो अकॉर्डिंगली मैं ग्रेजुएशन ही बोलूंगा। तो आप जहां पर भी हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आपसे कोई पूछता है कि तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कि कितनी कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर मेरा इंटेंशन किसी बच्चे की बेइज्जती करना नहीं है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। मैं बस आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। देखो दो स्टूडेंट है, ठीक है, एक साइंस का है, एक कॉमर्स का है। अब सिचुएशन ये दी गई कि देखो लोन जो है वो 10 लाख रुपीस का है, और एक नॉर्मल, ऐसे मानते हैं साइंस ने एक नॉर्मल कोई स्टूडेंट है जिसको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, और क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी भी स्ट्रीम के बारे में कुछ बोलना। 10 लाख, और इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 2 लाख रुपीस। आपसे पूछा जाए बताओ कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तो वो क्या करेगा, जनरली क्या करेगा कि 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया है और लोन कितने रुपीस का था, 10 लाख रुपीस, और मल्टीप्लाई 100, तो जनरली वो निकाल के दे देगा कि भाई 20%। वो कहेगा कि इस पे कितना इंटरेस्ट गया, 20%, यानी इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 20%। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसने कुछ टैक्स की सेविंग भी करी होगी। तो ये देखिए जरा, यही क्वेश्चन मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। यहां पर मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो मेरा फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का, बताओ। मैंने क्या बोला कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, और 1 माइनस टैक्स, ठीक है, अपॉन में अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, तो लोन का अमाउंट भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई 100। आप मुझे बताओ कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 लाख रुपीस का, बोलो। रेट ऑफ टैक्स 1 माइनस टैक्स 30% है, इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं तो 0.30 हो जाएगा, अपॉन में लोन का अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपीस। लोन का अमाउंट कितना है बेटा, 10 लाख रुपीस, और मल्टीप्लाई 100। तो आप जरा इसको देखो इफेक्टिवली कितना आया। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो 2 लाख रुपीस ये हैं, और 1 में से 0.30 माइनस करोगे तो 0.70 आ जाएगा। 0.70 की मल्टीप्लाई 2 लाख से कर दो, तो 2 लाख से कर दोगे तो 1,40,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये आपके आ गए कितने परसेंट, बताओ। ये आपके आ गए, अकॉर्डिंगली हम देखें तो 14%। ये कितने परसेंट आ गए, 14%। बात को समझ में आ रही है बेटा। अगर मैंने अभी यहां पे समझाया कि अगर आप नॉर्मली देखते हो तो इसकी कॉस्ट 20% आपको लगती है, लेकिन एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है नहीं, इसने आपका टैक्स भी सेव किया है 30% का। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट आ गई, 14%। ठीक है, हाँ सर, समझ में तो आ गई बातें। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोन की कॉस्ट तो कम से कम निकाल ही सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा लोन की कॉस्ट निकालने में। ये आप फॉर्मूला रखो, आपके पास इजीली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट्स। अब मेरा आता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पे आ जाओ बेटा, ये लो। अब थोड़ा सा देखो, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी लेवल अप होता जाएगा, बात को समझते जाना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना और इसकी जितनी सीरीज आएंगी सबको देखना। अगर आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेबल है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है इसको, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, ताकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना ऐसे कैसे पता चलेगा। देखो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए सबसे पहले मैं डिवेंचर्स के बारे में बात करता हूं। डिवेंचर्स, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, 11-12 में पढ़ते थे, तो आपने डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा था। डिवेंचर 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 तरह के होते हैं, एक ई रिडीमेबल डिवेंचर, एक रिडीमेबल डिवेंचर। अब देखो, क्योंकि आप
यहाँ पर आ गए हो तो मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप तो बोलोगे कि अरे ये सब तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इरिडीमेबल डिवेंचर और रिडीमेबल डिवेंचर में डिफरेंस क्या है? इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसको कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ, अपने लाइफ जब तक कंपनी चलती है उस बीच में वो रिडीम नहीं करते, यानी वापस नहीं करते, ठीक है। यानी उनकी कैपिटल को वापस नहीं, पैसे को वापस नहीं करते जो भी इन्होंने डिवेंचर दिया। अब डिवेंचर जो दूसरे स्ट्रीम से भी कुछ बच्चे आके करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे स्ट्रीम के होते हैं और वो फिर ग्रेजुएशन कर रहे, उनको एफएम मिल जाती है ना। जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो साइंस से आए थे, कुछ आर्ट्स से भी आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप डिवेंचर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिवेंचर की जगह आप लोन भी रख सकते हो। डिवेंचर का मतलब एक तरह से क्या हो गया, लोन भी हो गया, तो लोन करके भी समझ सकते हो। ओके, लोन वैसे होता नहीं है, दोनों अलग अलग है, मैं बात को समझना। कभी कोई कह दे कि ये तो सेम ही हो गया, सेम नहीं है। लोन जैसे समझ सकते हो, एक तरह से उस तरह की चीजें होती हैं। तो देखो, इरिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि यहां पे मैं लिख दिया कि इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो रिडीम नहीं किए जाते ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, कंपनी अपनी लाइफ में रिडीम नहीं करती है, ठीक है। और रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम कर जाते हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालते हैं, जिसको हम केडी के नाम से भी जानेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ये तो कॉस्ट ऑफ डेट्स की तरह ही हो गया। ये देखो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला ऊपर नीचे दिखाऊं, यहां पे देखो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला दिखाऊं तो बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम हो गई चीजें। मैंने पहले ही बोल दिया कि देखो ये एक तरह का लोन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने एक किया, लेकिन यहां पर एक बात को आपको समझना है कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर नहीं लेना है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर लेना है। और डिवेंचर की मार्केट वैल्यू आपको पता है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर के हिसाब से लेंगे। अगर आप कोई बच्चा शॉर्टकट में या शॉर्ट टर्म में यूज करना चाहता तो वो ये भी यूज कर सकता है, केडी इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स अपॉन में एनपी। एनपी का मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस। एमपी भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एमपी बोल देते हैं, मार्केट प्राइस। तो जो भी आप शॉर्टकट यूज करोगे तो आप वहाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि मैंने आई किसको माना है, टी किसको माना है, एमपी किसको माना है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं जनरली इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करता, मैं पूरे फॉर्मूले फोकस करता हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है, शॉर्टकट मार के चलाता है और मार्क्स उसके कट जाते हैं कि उसने किसको क्या एज्यूम किया है। तो आप यही फॉलो करो, सबसे बेटर होता है। नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट भी करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व करते समय आप यहाँ दिखाओगे आई मैंने किसको एज्यूम किया है, डी मैंने किसको एज्यूम किया है। ओके, चलते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जरा देखो, एक मैंने एग्जाम्पल दिए हैं 3 कंपनी के। अब बच्चा कहता है सर कुछ हम भी करेंगे क्या? मैं कहता हूँ बेटा देखो, इसका एक मैं करा देता हूँ, 2 आप करना है आपको, आपकी अपनी ईमानदारी है कि आपने किया या नहीं किया, ठीक है। तो चलो कौन सा करा दूँ, कौन सा करा दूँ, कौन सा करा दूँ? चलो मैं पहले ए पार्ट करा देता हूँ इसका, और बी और सी पार्ट आप खुद करोगे। तो जरा देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 100 रुपीज़ है, एक डिवेंचर वैसे तो 100 रुपीज़ का है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, मार्केट प्राइस जो है 140 है, ठीक है। और टैक्स का रेट कितने परसेंट है? 30% है। तो बात को समझना, अगर 100 रुपीज़ का डिवेंचर और इंटरेस्ट का रेट 14%, तो 100 रुपीज़ का 14% 14 रुपीज़ ही होगा। तो जरा मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं और आपका आंसर निकालता हूं। तो यहां पर देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट ए लिमिटेड निकालना हूं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर किसका निकालने हैं? ए लिमिटेड का। और बाकी 2 का आप खुद करोगे, आपने मुझसे प्रॉमिस भी करना है, केयर कर लिया, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप करोगे। ओके बेटा, तो चलिए, तो ए लिमिटेड के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो भी होगा, ठीक है, उसमें से 1 माइनस टैक्स माइनस कर दोगे अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो मैंने अभी देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया? 14 रुपीज़ का, 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट क्या था? टैक्स का रेट था 30%। तो अगर मैं इसे परसेंटेज को हटा के चेंज करूँ तो 0.30 हो जाएगा, ठीक है, 0.30। और मार्केट प्राइस जो है इसका, मार्केट प्राइस आ गया 140। तो मार्केट प्राइस आ गए 140, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये क्या आ गया, जरा देखते हैं फटाफट से। तो 1 में से 0.30 माइनस करोगे तो 0.70 आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई 0.70 तो 9.8 डिवाइडेड बाई 140 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 7%। ये देख रहे हो बेटा कितना चेंज आ रहा है, 7% का चेंज आ गया। आप सोच के देखो, जहाँ पर
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 14% लग रहा था, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपके लिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपकी कंपनी के लिए कितने परसेंट है? 7%। लग रहा है 14%, एक्चुअल में आपको दिख रहा है 14%, लेकिन जब हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है? 7%। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। होमवर्क में क्या दे दिया है? बी लिमिटेड के बारे में करोगे और सी लिमिटेड के बारे में भी इसको करना है आपको। ठीक है, ठीक है सर, हम करेंगे, पक्का पक्का करेंगे। हाँ बेटा, आपको जरूर करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ ई रिडीमेबल डिवेंचर मैंने कर लिया, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना अगली क्लास में, जब मैं इसकी अगली क्लास लूंगा तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको कोई भी होमवर्क नहीं करना है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार आप देख सकते हो उसको कर लेना। ठीक है, आइए जरा आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि जो डिवेंचर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या कर दिए जाते हैं? वापस कर दिए जाते हैं, उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, इसको केडी के नाम से भी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। देखो शॉर्टकट में अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, 1 माइनस टैक्स आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन, आरवी प्लस एनपी अपॉन में 2। अब ये शॉर्टकट मतलब जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं हमेशा इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि आप इस तरह से यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होता है, ये ना यूज़ करो। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। रिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्ट निकालने के लिए कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो आप उसमें भी करते थे। रिडीमेबल वैल्यू अपॉन में प्लस मार्केट प्राइस अपॉन में लाइफ। लाइफ का मतलब कितने साल बाद आप डिवेंचर को वापस करने जा रहे हो। फिर आपका रिडीमेबल वैल्यू मार्केट प्राइस वैल्यू अपॉन में 2। ठीक है, मैंने आपको इसके भी 2 क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड है तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आ जाइए जरा एक एग्जांपल इसका करते हैं और आपको चीज़ें समझते हैं। सपोज करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है एक डिवेंचर की 1,25 रुपीज़ है। ठीक है, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, यानी कि डिवेंचर 100 के थे, लेकिन आप उससे जो सेल करते हो वो 125 में सेल करते हो। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट का रेट कितने परसेंट है? 10%। लाइफ कितने ईयर की है? 5 ईयर की है। टैक्स का रेट कितने परसेंट है? 40%। रिडीमेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के एंड में रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 150। ठीक है, 150 की रिडीमेबल वैल्यू है। तो आप बताओ कि फाइंड करो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट्स। अब ये पोस्ट टैक्स बोले चाहे ना बोले, आपको पोस्ट टैक्स ही निकालना पड़ता है। ठीक है, आपसे कहता है कि आप बताओ कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा। हमने कहा कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम एक फॉर्मूला रखेंगे ये वाला। बताओ क्या फॉर्मूला है? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? केडी का, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का। मैंने बोला कि जो भी हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसमें 1 माइनस टैक्स कर देंगे, प्लस कर देंगे जो भी हमारी रिडीमेबल वैल्यू होगी, प्लस कर दोगे उसमें जो भी हमारा मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो इसको, अपॉन में इसके लाइफ। ठीक है, और इन सब के अपॉन में आपको क्या लेना है? बच्चा कह रहा है सर इतना खतरनाक सा फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला खतरनाक नहीं है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ इस तरह से कि आपको लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। आप समझ के देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये तो आप पहले भी कर रहे थे, यहाँ पर और यहाँ पर लाइफ लेना है, यहाँ पर एवरेज लेना है। तो जरा फटाफट से इनकी वैल्यू रखते हैं अकॉर्डिंगली और आपका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट करो। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? फेस वैल्यू आपकी जो, देखो पहले आप समझो कि डिवेंचर के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिवेंचर का जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो फेस वैल्यू पे चार्ज होता है। ठीक है, ना कि मार्केट प्राइस पे चार्ज होता है। यानी कि डिवेंचर का जो रेट यहाँ पे 10% है तो 10% फेस वैल्यू पे चार्ज होगा, यानी ₹10 का इंटरेस्ट का चार्ज होगा। कई बच्चा कभी इस पे लगाने लग जाए, नहीं, हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। तो अकॉर्डिंगली मैं इन सबकी वैल्यू रखता हूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके आ गए 10, 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स का रेट हमारा है, क्वेश्चन कहाँ गया, यही था। तो 1 माइनस टैक्स का रेट हमारे पास है 40%। तो 40% को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40% कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा? 40% कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.40। ठीक है, और फिर मुझे प्लस करना है रिडीमेबल वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी आ रही थी? 150। ठीक है,
और बेटा कुछ गड़बड़ हो रही है मामला। गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पर ना माइनस है, ठीक है, और ये भी माइनस है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर तो माइनस लिख दिया है लेकिन यहाँ पर गलती से मैंने प्लस लिख दिया। ओके, तो ये माइनस था, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये लो 150, उसकी रिडीमेबल वैल्यू आ गई। मार्केट प्राइस था 125, ठीक है, और अपॉन में लाइफ कितने साल थी, 5 ईयर की लाइफ थी, ठीक है। और इन सब के अपॉन में क्या करना है, 150 प्लस 125 अपॉन में 2। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप इन्हें सॉल्व करो और आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर आ जाएगा। तो ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना कितना आ जाएगा ज़रा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट कर लें, ये इधर कहीं से भी कर लो, तो यहीं से कर लेते चलो। तो 1 में से 0.40 माइनस करोगे तो 0.60 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 150 में से 125 माइनस करो तो बचेंगे आपका 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5, ठीक है, अपॉन में 150 प्लस 125, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर दोगे 2, तो ये हो जाएंगे 137.5 और मल्टीप्लाई 100। तो ज़रा करते हैं इनको, ये हो गया 11 अपॉन में 137.5 और मल्टीप्लाई 100। तो आप डिवाइड करके देख लो कितना आ जाता है। तो 11 की मल्टीप्लाई पहले 100 में कर लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 137.5 से, तो 8%, ये लो बेटा 8% आ गए। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितने परसेंट हो गई, 8%। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो मुझे लग रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 10% पर एनम, उसकी कॉस्ट एक्चुअल में मेरी कंपनी के लिए कितने परसेंट पड़ रही है, 8%, ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें। एक क्वेश्चन और करा दूँ, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हमारे 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम में आया है, ये शायद मैंने अपने नोट्स में डाला था, तो इट मीन्स ये किसी साल तो आया ही था, ठीक है, मैंने लिखा नहीं बस उसमें कि कौन सी ईयर का एग्ज़ाम का है। तो यहाँ पे देखिए, डी लिमिटेड ने इशू किए हैं डिवेंचर जो कैरी करते हैं 12% कूपन रेट। अब 12% कूपन रेट का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया कि भाई आप देखो पहले डिवेंचर के बारे में पढ़ के आए। कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे बोलते हैं कूपन रेट ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी 12 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया। द इशू प्राइस 105, यानी वैसे तो डिवेंचर 100 रुपये का है लेकिन आप उसे मार्केट में 105 का बेचते हो, 105 का बेच देते हो, आपकी गुडविल है उसकी वजह से बिक्री है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 1 रुपीज पर डिवेंचर। ध्यान रखना जब आप मार्केट में उसे बेचने जाते हो तो आपके कुछ अमाउंट के एक्सपेंसेस भी उसके साथ आते हैं, कॉस्ट आती है 1 रुपये की, ठीक है। और डिवेंचर जो है वो रिडीम किए जाएंगे 125 पर आफ्टर 10 ईयर, तो टैक्स का रेट 40%, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के दिखाना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल के दिखाना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल के दिखाना है। तो जरा देखो, पहले मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि वैसे तो आपका जो इशू प्राइस है, वैसे जो इशू प्राइस है वो कितना है, इशू प्राइस है 105, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल रियलाइज वैल्यू क्या है, अगर मैं बोलूं एक्चुअल आपका जो रियलाइज्ड होता है वो कितना रियलाइज्ड होता है, आप मुझे बताओ अगर एक्चुअल रियलाइज्ड होता है कितना रियलाइज होता है। देखो 105 माइनस 1 रुपये तो कॉस्ट आ जाती है उसकी, तो एक्चुअल रियलाइज होते हैं 104, ये बात समझ आती है। 105 तो एक्चुअल में उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है, ठीक है, मतलब मार्केट में आप 105 का बेचते हो लेकिन बेचते समय आपकी कुछ कॉस्ट भी आती है 1 रुपीज़ की, तो 104 आपका रियलाइज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारी अभी मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस मुझे दिख 105 रही है लेकिन है 104, क्योंकि 1 रुपीज़ तो वहीं खर्च हो जाते हैं। तो ये लो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, शॉर्टकट मार दूं? हाँ सर, एक आपने डायरेक्ट करा दिया, एक शॉर्टकट से कर दो। ये लो एक शॉर्टकट से कर देते हैं, I1 माइनस टी प्लस RV, RV का मतलब रिडीमेबल वैल्यू, माइनस MV मार्केट वैल्यू अपॉन में लाइफ को L से दिखाते हैं, ठीक है, अपॉन में RV प्लस MV मार्केट वैल्यू अपॉन में 2। हालांकि मार्केट वैल्यू की जगह कहीं कहीं पर
NPV लिखा आता है, तो आप NPV देख सकते हो, MPV देख सकते हो, मैंने अकॉर्डिंगली लिया है। ठीक है, ओके। बच्चा देखो, मुझे पता है आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे नहीं हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमें वैसे ही बता दो। तो ये लो, मैं वैसे भी बताता हूँ। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है, और प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन में लाइफ। देखो मैं बार बार प्लस ले ले रहा हूँ, ये माइनस आएगा, ठीक है। और इसके नीचे लिखना है आपको रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन में 2, और इन सब के मल्टीप्लाई में 100 तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर लेना है, तो मैं कहाँ करूँ इसको, ये तो चलो मैं इसके लिए एक पेज दूसरा निकालता हूँ। तो बेटा देखो, मैं इसकी सीरीज़ में आपको दे दूंगा, लेकिन आपने इसको शेयर करना, ताकि देखो शेयर और लाइक करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो और मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। तो मैं इसकी बनाऊंगा आगे की। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके सामने। अब जरा हम देखते हैं कि अकॉर्डिंगली वैल्यू रखते हैं। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन आपके पास है ही, ये रहा क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि 12% है, तो रेट तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12 का 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट 40% था, 40% की जगह 0.40 हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू। तो आप यहाँ पे पढ़ो कि रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 125, तो 125 माइनस मार्केट प्राइस। तो मार्केट वैल्यू यानी जो रियलाइज वैल्यू हुई वो वैसे तो 105 है, लेकिन 1 रुपीज़ की कॉस्ट आती है तो 104 की हमारे पास आ जाती है। और अपॉन में लाइफ, लाइफ कितने ईयर की है 10 ईयर की है, ठीक है। हाँ सर, अपॉन में 125 प्लस 104 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ओके बेटा, तो बस, और इन सब के मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से, आप तो अच्छे बच्चे। हाँ, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कैलकुलेटर अलाउ है, और अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का है जो देख रहा है जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्योंकि देखो FM पढ़ने के लिए कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो भी मुझे बताना कमेंट में, और नहीं अलाउ है तो भी मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो ये लो, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.60, तो 12 मल्टीप्लाई 0.60, तो ये हो गए 7.5। फिर यहाँ प्लस 125 माइनस कर देते हैं 104 और डिवाइडेड बाय 10। एक मिनट 125 माइनस 104 डिवाइडेड बाई 10। तो ये यहाँ से इनको सॉल्व कर, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके हो गया 2.1, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं 125 प्लस 104 और डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करके आ गया 114.5 और मल्टीप्लाई 100। तो अकॉर्डिंगली इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 7.2 और प्लस 2.1 9.3, तो ये होंगे 9.3 अपन में 114.5 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई कर देता हूँ 114.5, तो ये हो जाएंगे बेटा 8 कुछ गड़बड़ कर ली मैंने, 9.3 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 114.5। ये ना मेरे कैलकुलेटर में से दिखा ही नहीं रहा, ये हो जाएगा 8.12%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया, जो मेरे को देखो यहाँ पर उसका जो कूपन रेट लग रहा था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिवेंचर का था वो 12% था, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारी कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी 8.12%, ठीक है बेटा।
बस आज के लिए इतना ही। हम क्या करेंगे, जो भी मैंने ये नोट्स ये भी लिखे हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, आप इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना जिनको भी इसकी नीड है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।